सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिन्हों ने बेंगो के शैडो को एक्सट्रैक्ट करके मिशा को हिल कर देता है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। फिर जिन्हों को छोड़ के बाकी हंटर्स हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इधर जिन्हों ने बाकी एंड्स को भी मार दिया होता है और फिर एंड्स किंग के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बेरू रखता है। और इस रेड में जो भी लोग मरे थे आज उनका फ्यूनरल होता है। वहाँ पर जिन्बू भी गया होता है। उसकी मुलाकात वहाँ से चेयरमैन से होती है जो उसे नया गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद जेजू आइलैंड पे फर्स्ट मोनार्च और 20 मोनार्च दिखाई देते हैं जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें जिन्हू के फादर भी दिखाई देते हैं। इधर जिन्हू एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजीली सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आज पहले ही लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दो। आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता है, तो फटाफट कर लो। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो तीसरे सीजन के पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है, तभी अचानक उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्च होता है जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। वो वहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया हुआ था, बट उसे वहाँ भी नहीं मिलता। वैसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट अभी तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन मैं यह जानता हूँ ये वो कौन है, लेकिन अभी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तभी वहाँ पर एक और मोनार्च आ जाता है। वह देखने में काफी अजीब और क्रीपी लगता है। वह दोनों ईस्ट की एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ शैडो मोनार्च है, मतलब बेसिकली वो जिन्हू की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ भी उसी कंट्री में है। तभी फर्स्ट मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो कौन हो सकता है। यह फर्स्ट मोनार्च समझ जाता है कि यह उसी का चाल थी हमें यहाँ बुलाने के लिए। तभी वह हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की बात तो नहीं कर रहे। तब फर्स्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर रहे हैं तो तुम्हें क्या। इधर वह दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फर्स्ट मोनार्च को बोलता है हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। फर्स्ट मोनार्च भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो, और जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वह अटैक कर देता है। लेकिन फर्स्ट मोनार्च एक आइस वॉल बनाकर उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर कोई और नहीं जिन्हू के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक रेड गेट को दिखाया जाता है जिनमें जिन्हू गया होता है। अब वहाँ उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया, अभी तक तुम जिंदा हो, बट तुम अब चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिपकर बैठी हुई है। फिर वो अपने आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहाँ पर कोई नहीं आता। जिन्हू इस्तेमाल करता है और अपने शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है, और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू के शैडो सोल्जर ऑलरेडी उन मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं। वो लोग उनके डेड बॉडी को लेकर बाहर आ जाते हैं। यह देखकर बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वह अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर जिन्हू भी अपने शैडो सोल्जर को भेज देता है। जिन्हू के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब बॉस बचता है। वह सब देखकर गुस्सा हो जाता है और जिन्हू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है। फिर जिन्हू बॉस के पास आकर कहता है अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा, लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्हू समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेयर कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि डेमन कासल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद यूज हो सकती थी, क्योंकि जेजू आइलैंड के रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, तो वह उस की को यूज कर सकता था। उसके बाद वह अपनी इन्वेंट्री से उस की को निकालता है और उसके सामने उस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि यह डबल डंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डंजन जहाँ से जिन्हू को उसकी पावर मिली थी। यह काफी बड़ी बात है कि जिन्हू के लिए जिस सिस्टम की वजह से वह इतना स्ट्रांग बना है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता, और जब भी वह सिस्टम के बारे में जानने के लिए कोशिश करता है तब सिस्टम उसे इंटरफेयर कर देता है। लेकिन अब फाइनली सिस्टम उसे खुद बुला रहा है। वह सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा, लेकिन तभी वह देखता है कि इस पर एक टाइमर लगा होता है 417 घंटे का, मतलब वह अभी इसे यूज नहीं कर सकता। उसको वह सोचता है इतना वेट किया तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू काफी गुस्से में, क्योंकि जिन्हू के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वह उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन्हू आ जाता है। वह एक बैग भर के एसेंस स्टोन जिन्हू को देता है और कहता है तुमने बोला था कि हमें नए गिल्ड के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी, तो इतने में हो जाएगा ना। जिन्हू कहता है
यह बहुत सारे हैं क्योंकि तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है। जिनवू कहता है, ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉय के बारे में भूल ही गया था, हमें नए गिल्ड के लिए एक नए एम्प्लॉय को ढूंढना होगा। तब जिनवू कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या तुमने हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिन्हो बोलता है, सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा? जिन्हो कहता है, जिन्हो को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी बोलता नहीं है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि यह कोई मजाक तो नहीं, भला कोई अपने गिल्ड का नाम ऐसे कैसे रख सकता है। तभी डोरबेल बजती है, जिन्हो गेट खोलता है और वहाँ हंटर चा होती है। यह देखकर जिन्हो शॉक हो जाता है, लेकिन वह जिन्हो से मिलने आई होती हैं। जिन्हो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? चा बोलती है, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हो पूछता है, क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर जोगिंग ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया? चा बोलती हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हो पूछता है, तो फिर तुम हमारे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? यह सुनकर चा शॉक हो जाती है। वो पूछती हैं, क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो? जिन्हो कहता है, हाँ मैंने और मेरे वाइस गिस्ट मास्टर ने मिलकर यह डिसाइड किया है। जिन्हो बोलता है, वेट, मैंने कब डिसाइड किया? और मैं जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? जिन्हो कहता है, तुमने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा कि तुम भी एग्री हो। तभी जिन्हो नोटिस करता है कि मिस चा की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वह नॉर्मल एक्ट कर रही है। उसे शक होता है कि वह कुछ छुपा रही होती है। जिन्हो कहता है, तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन हो सकती हो? चा बोलती हैं, मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। जिन्हो और ज्यादा डाउट करने लगता है। वह सोचता है, इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने में यह रेडी है, सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिन्हो कहता है, हमारे पास तुम्हारे जैसे एसेंट हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिन्हो पूछता है, तो फिर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो हमारे गिल्ड को? चा ब्लश करने लगती है। सच तो यह है कि वह जिन्हो से प्यार करने लगी है, लेकिन वह कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रही थी, इसलिए बस वह उसके पास रहना चाहती थी। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ब्लश किए जा रही थी। जिन्हो कहता है, ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। चा बोलती है, कैसा टेस्ट? जिन्हो कहता है, तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को हराना होगा। चा कहती है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं। टेस्ट के लिए जिम काफी दूर होता है, तो जिन्हो सोचता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इसी बहाने उसे यह पता चल जाएगा कि वह अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर वो चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाती है। वह दोनों एक ही साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि यह कैसे हुआ। जिन्हो बोलता है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन चा कहती है, एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोरेज से वह एक स्वॉर्ड ले आती है और कहती है, मैं अब रेडी हूँ। जिन्हो एग्रिस को समन करता है और बोलता है, मेरे शैडो आर्मी सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन यही है। चा पूछती है, विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्हो बोलता है, जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर दो या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर ना कर दो। जिन्हो सोच रहा होता है कि मैंने चा को बोला था कि मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर का यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसी की वजह से चा इतना ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रेस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद फाइनल फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की शॉट्स टकराती हैं, जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी उसी बिल्डिंग में होते हैं। उनको यह आवाज़ सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं कि या तो हंटर ने किसी भी जिम को रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वह जिम का कैमरा चेक करते हैं। वह सोचते हैं कि यह लोग यहाँ पर कब आए। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी, उन्होंने सबसे पहले जिन्हो के बारे में पूछा था। चेयरमैन को लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो जिन का कैमरा ऑफ करवा देते हैं, क्योंकि वह उनका प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर जिम बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी हुई पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से। लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही समझ रहे होते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं मुझे अब बताने की जरूरत नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि चेयरमैन को क्या लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चाय ने एग्रिस को इजिली हरा दिया था। यह देखकर जिन्हो भी शॉक रह जाता है। तभी चाय बोलती हैं, क्या है ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर यूज करोगे, तो उसको समन करो। वह बेरू के बारे में बात कर रही होती हैं, लेकिन जिन्हो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिन्हो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है कि चा को बिना हर्ट किए हुए डिफीट करो। बेरू कहता है,
आप जैसा कहें माइकिंग। फिर वो जोर से रोर करता है जिससे सारे जिम के शीशे टूट जाते हैं। यह देखकर चा सोच रही होती हैं कि जिन्हों ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी। बेरू अपने पंजे निकालकर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्हों कहता है उन्हें हटा लो, वरना अगर तुम चा को थोड़ी सी भी चोट दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपना नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माइकिंग। या अटैक करने के लिए तैयार होती है। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था, तो वह कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक से फंसूंगी। वह तुरंत अटैक कर देती हैं अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बोला है कि बिना हर्ट किए हुए अपने अपोनेंट को डिफीट करो, तो यह बेस्ट ऑप्शन होगा कि अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाऊं कि सामने वाले लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही होती हैं, वह भी एक जगह से हिले बिना सिर्फ अपने बॉडी के मूव करके अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वह जोर से चा के मुंह पर एक अटैक करता है, जिसके प्रेशर से वह चा दूर चली जाती है। जिनवू कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब भी सेटिस्फाई हो। लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे तो और फाइट करनी है। जिनवू को पता था कि बेरू उसके दूसरे सोल्जर से काफी अलग है, उसका जन्म ही किलिंग के लिए हुआ था। लेकिन जिनवू देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंस्टेंट को दबा रहा होता है और उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है। लेकिन बेरू इस बार सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह अब अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट को खत्म कर देगी। फिर वह ब्लेड ऑफ लाइट बनाती हैं और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती हैं। वह शॉट बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि अटैक की वजह से बेरू के अंदर किलिंग इंस्टेंट ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंड क्वीन की बातें याद आने लगती हैं। वो जिनवू का ऑर्डर भूल जाता है और एंड क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है और बोलता है मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। जिनवू चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वह नहीं सुनता। जिनवू जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत होता है और तुरंत जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगता है। जिनवू चा से पूछता है तुम ठीक हो ना। फिर वो कहती है, वो बोलता है यह सिर्फ एक टेस्ट था, तुम इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी। लेकिन चा चुप रहती है, वो कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर जिनवू बोलता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है, क्या चाहती हो तुम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। लेकिन फिर वो सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और भी बात होगा, और वो जाने लगता है। तभी चा बोलती है हाँ मुझे तुझमें इंटरेस्ट है। वह इतना कर ब्लश करने लगती हैं। हमें यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ मिस सेलनर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं। वो जिनवू को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाते। डेविड बोलता है मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना, तुम बस यह बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वह पूरा कर पाए या नहीं। अगर आप सब भूल चुके हैं तो मैं याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो जिनवू को अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाने मतलब अपग्रेड करने का लालच देके यूएस का सिटीजन बना सके। यह सब मिस सेलनर की मदद से होने वाला था, क्योंकि वह किसी भी हंटर की पावर को बूस्ट कर सकती थी, लेकिन वो फेल हो जाती हैं क्योंकि जिनवू के पावर का कोई लिमिट ही नहीं है। यह सब रिपोर्ट वह डेविड को दे रहे होते हैं। सेलनर ने जिनवू के अंदर जो देखी थी वो देखकर अभी तक वह कांप रही होती हैं। डेविड बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उस बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वह माइकल से पूछता है क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एसरंग गेट खुला था। माइकल बोलता है हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकता हूँ। उस डंजन के ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एसरंग हंटर आए थे और एकजुट होकर हमारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर मारे जाते हैं और फिर उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सर्वाइव कर पाते हैं। उन लोगों ने मिलकर उनके बास को हराया था, तभी उन 5 को नेशनल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे क्या आपको पता है कि उन 5 नेशनल हंटर में से एक इंडिया का भी हंटर है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम केमिस होता है। केमिस की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसे कोई बुझा ही नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बहुत बड़ा सा रूइन स्टोन दिखता है जो केमिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वह रूइन स्टोन जिनवू को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे यूएस के सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। और वैसे भी यह रूइन स्टोन सिर्फ मेस टाइप हंटर ही
यूज कर सकते हैं तो जिनू के लिए बेस्ट था। फिर हमें केमिस्ट की डेड बॉडी दिखती है जो लैब में होती है। हालांकि सिर्फ अब उसकी हड्डियां ही बची होती है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चींटी जैसे लग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनू एंड जिन्हा दिखते हैं, जिनके बीच थोड़ा भाई बहन वाला नोकझोंक चल रहा होता है। फिर जिनू जिन्हा से कहता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उस गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा है। जिन्हा बोलती है, सीरियसली तुम्हें यही अजीब नाम मिला था क्या? और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करना है ना, तो टेक्निकली तो तुम सोलो फाइट नहीं करते हो। जिन्हों बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कर रही हो, हाँ लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं रखूं तो क्या रखूं तुम्हें बता दो। जिन्हा बोलती है, ओजिन गिल्ड कैसा रहेगा जिसमें आग का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना होता है। जिन्हों बोलता है, हाँ यह बुरा नाम नहीं है, और वह डिसाइड करता है कि वह यही नाम यूज करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चाय दिखाई देती हैं जो अपने घर में होती हैं और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट एपिसोड में कन्फेस कर दिया था कि वो जिनू में इंटरेस्टेड है। वह सोच रही होती हैं कि क्या मैंने या क्या कर दिया, जिनू मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं। और फिर सोचती हैं, उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना हक तो बनता ही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली तो बिंगो ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। तभी उसे एक बात याद आती है, जो जेजू आइलैंड पे वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तब उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो आवाज बिंगो की होती है। बिंगो चाह से बोल रहा होता है कि प्लीज जिनू को बता दो, उसको अपनी पावर को लेकर सावधान रहना होगा, और एक बोलकर वह गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, जिसका गिल्ड मास्टर पार्क चंग सुक होता है। वह एक ए रैंक के गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हेडक्वार्टर के पास ही खुला था, लेकिन उनको उस गेट में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि नाइट गिल्ड के पास एक भी एस रैंक का हंटर नहीं था। लेकिन फिर भी वह कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते हैं, क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स है। उन्हें बोला गया था कि वह अकेले उस डंजन में नहीं जा सकते, उनके साथ कोई और भी गिल्ड होना चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वह किस गिल्ड से हेल्प ले। अगर कोई गिल्ड हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाए तो नाइट गिल्ड का रेपुटेशन खतरे में आ जाएगा। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक के गेटर को अकेले क्लियर नहीं कर सकते, तो वो इस बात को लेकर काफी सोच विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक और हंटर आ जाता है जो एक ए रैंक का हीलर होता है। वह सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों ना सिर्फ एक हंटर को बुला लिया जाए। पार्क कहता है, कोई एक हंटर हमारी हेल्प कैसे कर सकता है ए रैंक गेट क्लियर करने में। तभी उसे याद आता है एक हंटर ऐसा है, संग जिनू। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिनू से मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। इधर हमें जिनू दिखाई देता है जो जिनू से पूछ रहा होता है कि गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। तो जिनू बोलता है, हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़कर कुछ भी चलेगा। फिर जिनू पूछता है, क्या हंटर चा भी हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने वाले हैं? जिनू बोलता है, नहीं वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिनू कहता है कि हंटर चा से ज्यादा बेस्ट कौन हो सकता है? फिर जिनू बोलता है, मुझे कोई ऐसा हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस और गिल्ड के काम में या डंजन में काम करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिनू चाहता था कि वह बस किसी एक हंटर को हायर कर ले फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको गिल्ड के काम से लेना देना ना हो, क्योंकि वह चाहता था कि वह बस अकेले ही डंजन्स को क्लियर करे। तभी उनका डोरबेल बजता है और जैसे एक गेट खुलता है हमें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वह एक वियर्ड सी फेक फाइल दे रहे होते हैं। फिर उन लोगों को जिनू अंदर बुलाता है। उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है कि उस ए रैंक के गेट को लेकर। वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो बोलता है, वैसे तो बाकी एस रैंक हंटर्स को 10% का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। जिनू बोलता है, मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तरह ट्रीट करने के बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो सोल्जर्स है वो आर्मी है, वो किसी भी गिल्ड से कम नहीं। और वैसे भी हम लोग अभी जस्ट अपने गिल्ड को बना रहे हैं। जिसपे पार्क बोलता है, 40% तक कैसा रहेगा? लेकिन जिनू बोलता है, मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पार्क कहता है, ठीक है, लेकिन डंजन में आप बॉस से फाइट करना। उनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम पे आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। अभी नाइट गिल्ड का हंटर ये नोटिस करता है कि जिनू का शैडो थोड़ा सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क कहता है, तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, भला किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है? एक्चुअली जिनू
ने अपने एक शैडो को उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन्हों भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। और अब नेक्स्ट डे रेड स्टार्ट होने वाली थी। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होके गेट के बाहर जिन्हों का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिन्हों अभी तक नहीं आया होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं स्टार्ट होने में। इधर जिन्हों सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों है, लेकिन वो देखता है कि अब टाइम हो गया है जाने का। वो अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। फिर वहाँ पाक आता है और बताता है कि आज रेड का लीडर संग जिन्हों होने वाला है। फिर वो लोग रेड गेट के अंदर जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हों के सिस्टर का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट को टीचर ने स्टोर रूम से आर्ट का सामान लाने के लिए भेजा था। जैसे ही वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं, अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वह रूम काफी समय से बंद थी। तभी उन्हें उस रूम में एक डंजन का गेट दिखता है। गेट देखते ही बाकी 2 स्टूडेंट डर के मारे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वह गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों पे हंस रहा होता है और बोलता है, तुम लोग डरपोक हो, यह सिर्फ एक बंद गेट है, इसमें कोई खतरा नहीं, इसमें से सिर्फ हंटर ही आ जा सकते हैं। इस गेट से कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता। इस गेट को खुलने में अभी 1 वीक लगेगा। मतलब किसी गेट के बॉस को अगर 1 वीक के अंदर डिफीट नहीं किया जाए तो डंजन ब्रेक हो जाता है और सभी मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। वह लड़का इतना बोल ही रहा होता है, तभी अंदर से एक हाथ निकल के आता है, फिर उसका सर पकड़कर क्रश कर देता है। यह देखकर बाकी दोनों स्टूडेंट की लिटरली फटके हाथ में आ जाती है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर भी उन्हें मार देता है। फिर सभी मॉन्स्टर मिलकर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं और वह मॉन्स्टर पूरे स्कूल में एक के बाद एक स्टूडेंट को मारे जा रहा था। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है और वह हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में एक मॉन्स्टर आ गए हैं। वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। तुम चिंता मत करो, बस अच्छी तरह छुपी रहो, हम तुरंत ही हंटर्स को भेज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वह उससे पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि उस मॉन्स्टर दिखने में कैसा होगा? वह लड़की बताती है, वह दिखने में एक इंसान जैसा है, लेकिन काफी ज्यादा बदसूरत है। उसके स्किन का कलर ग्रीन है। यह सुनकर हंटर एसोसिएशन वाले शॉक हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि क्या तुमने उसकी स्किन ग्रीन कही? बेसिकली इसका मतलब आंख मॉन्स्टर से है। इसका मतलब वो आंख है, वो लोग स्मेल कर सकते हैं। तुम जहाँ हो जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मार देते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि पूरे स्कूल में भगदड़ मच चुकी थी। सारे स्टूडेंट स्कूल को छोड़कर भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट स्कूल में फंसे होते हैं। वो लोग क्लास में छुपे होते हैं और अपने आसपास जो भी वेपन मिल रहा होता है उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मॉन्स्टर एक के बाद एक क्लासरूम को क्लियर करते जा रहे थे। उन्होंने पूरे स्कूल में हर तरफ क्लास बिछा दी होती है, लेकिन मॉन्स्टर एक के बाद एक क्लासरूम को जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है, जो एक ई रैंक का हंटर भी है, वो लोग एक क्लासरूम में छुपे होते हैं और वहाँ भी कुछ स्टूडेंट होते हैं। कुछ समय बाद मॉन्स्टर उनकी क्लास में भी आ जाते हैं। क्लास के स्टूडेंट उन मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब भी मार दिए जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिकल पावर है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले उसे मारना चाहिए। वो लोग सांग ई की बात कर रहे होते हैं। सांग ई उनके सामने आ जाती है, लेकिन जिना उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सांग ई बोलती है, मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरा रैंक ई है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को इस तरह मरते नहीं देख सकती। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से पूछता है, क्या वो यही इंसान है जिसके अंदर तुमने मैजिकल सेंस किया था? मतलब वो सांग ई के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज्यादा मैजिकल एनर्जी सेंस कर रहा हूँ जो उस लड़की के अंदर से आ रही है। वो अब जिन्हा के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो जिन्हा पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी जिन्हा के अंदर से एक जिन्हों का शैडो सोल्जर्स निकलता है और फिर उस मॉन्स्टर को रोक देता है। फिर उसे घुमा कर एक ऐसा पंच मारता है कि वह स्कूल के छत को फाड़कर ऊपर से उड़ जाता है
और बहुत दूर जाकर गिरता है और हमें दिखाई देता है कि वहाँ 3 शैडो सोल्जर्स और आ जाते हैं। यह लोग एक्चुअली टस्क के 3 जनरल्स होते हैं जिनको जिन्हू ने पहले ही जिन्हा के अंदर छोड़ दिया था। लिटरली इस सीन पर मुझे गूज़बम्प आ गए थे। इवन अभी मैं बोल रहा हूँ उस वक्त भी पूरा गूज़बम्प आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गिल्ड के अंदर हंटर और जिन्हू दिखाई देते हैं जो लोग डंजन में अंदर आ चुके थे। अंदर उनका सामना कुछ 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है जिसे नाइट गिल्ड वाले काफी आसानी से डिफीट कर देते हैं बिना जिन्हू का हेल्प लिए। फिर उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो ज़ॉम्बी जैसे दिखते हैं। पार्क समझ आता है कि यह डंजन जितना सोचा था उससे ज्यादा मेहनत लगने वाला है क्लियर करने में। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी मिनर्स हिल नहीं रहे, सिर्फ एक ही जगह पर खड़े हैं। ऐसा नॉर्मली होता नहीं क्योंकि उनका नेचर किसी को भी देखते ही अटैक करना था, लेकिन सम फॉर कुछ रीजन वह सब बस खड़े थे। इधर जिन्हू भी सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया। मुझे लगा था कि कोई हाई रैंक मॉन्स्टर आएगा, शायद मुझे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख लिया था। तभी जिन्हू को थोड़ा सेंस होता है कि उसने जो शैडो सोल्जर्स जिन्हा के अंदर छोड़े थे वो फाइट कर रहे हैं। जिन्हू समझ जाता है कि कहीं जिन्हा खतरे में तो नहीं। वह तुरंत सीरियस हो जाता है और पार्क से बोलता है मुझे एक अर्जेंट काम से जाना होगा, तुम लोग यहाँ संभाल लेना। लेकिन पार्क बोलता है यह कैसी बात कर रहे हो तुम, यहाँ पे इतने सारे हाई रैंक मॉन्स्टर है, यह हमारी टीम के लिए डेंजरस हो सकता है, हम लोग मारे भी जा सकते हैं। और वह जो हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या? जिन्हू बोलता है ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को छोड़ कर जाऊंगा जिसके ऊपर तुम उतना ही ट्रस्ट करते हो जितना मुझे कर सकते हो। आप लोग गेस करो वो कौन हो सकता है। फिर जिन्हू बोलता है वो मेरी जगह अच्छी से संभाल लेगा। फिर वह बेरू को समन करता है और उसे बोलता है तुम्हें इन ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। बेरू पूछता है बाकी जो ह्यूमंस हैं उनको तो नहीं, उनका क्या करना है? जिन्हू बोलता है तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। इतना बोल के जिन्हू वहाँ से तेजी से निकल जाता है। लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर होते हैं और जिन्हू के पास उतना टाइम नहीं होता है कि उन सब के साथ फाइट करे। तभी वो काइजर को समन करता है और उन मॉन्स्टर के ऊपर से उड़कर निकल जाता है। और वैसे भी अगर आप सोच रहे हो कि जिन्हू ने शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि जिन्हू ने कुछ समय पहले ही उस स्किल का यूज किया था डंजन के पास आने के लिए। तो अभी कम से कम उसे 3 घंटे लगेंगे कूल डाउन होने में, तो अभी वह उस स्किल का यूज नहीं कर सकता। इसलिए वह काइजर पर सवार होकर काफी तेजी से जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल जाता है। फिर वह एक स्किल का यूज करता है अपने शैडो सोल्जर पे जो जिन्हा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी पावर 50% तक बढ़ा दी जाती है ताकि जब तक वह खुद ना पहुंच जाए उसके शैडो सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट कर सकें। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जिन्हू काइजर पे सवार होकर जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल चुका था, वो भी काफी तेजी में। जब जिन्हा पे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके अंदर जिन्हू के शैडो सोल्जर निकल के आते हैं और एक जबरदस्त पंच मारकर उस मॉन्स्टर को स्कूल से बाहर फेंक देते हैं। फिर जिन्हा के अंदर से 2 शैडो सोल्जर्स और निकल के आते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी सभी बचे मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार देते हैं। वहाँ खड़े स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि मॉन्स्टर ही मास्टर से फाइट कर रहा है। जिन्हा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो सोचती है कि जिन्हू आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डंजन का गेट अब पूरी तरीके से खुल चुका था और उसमें हमें डंजन का बॉस भी दिखता है, जिसे कुछ मॉन्स्टर यह बता रहे होते हैं कि हाई ऑर्क मॉन्स्टर इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब वो बेसिकली जिन्हू के शैडो सोल्जर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह सुनकर बॉस बोलता है तुम लोग सिर्फ 3 आर्क मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर पा रहे हो और खुद को हाई ऑर्क वॉरियर बोलते हो। फिर वह अपनी तलवार निकालता है और बोलता है ले चलो मुझे उनके पास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ एक ए रैंक डंजन दिखता है जहाँ जिन्हू ने बेरू को छोड़कर आया था पार्क की टीम को हेल्प करने के लिए। वहाँ बेरू और एंड सोल्जर मिलकर काफी बुरी तरीके से सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, जिसे देखकर पार्क की टीम काफी ज्यादा डरी होती है। उन्हें लग रहा होता है कि कहीं शैडो सोल्जर का दिमाग न सटक जाए और हमें ही एनिमी समझकर हम पे ही अटैक न कर दें। वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि यह रेड कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन वो लोग रेड को छोड़कर भाग नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर काफी सारे मीडिया और रिपोर्टर्स होते हैं। तो अगर बाहर गए तो उनसे डील करना पड़ जाएगा और उनके गिल्ड का रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस रेड को कंटिन्यू करेंगे। आखिरकार यार कुछ समझी तो है, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। तभी पार्क के सामने बेरू आ जाता है और वह एक मॉन्स्टर का सर काट के उसके पैरों के नीचे फेंक कर चला जाता है। कुछ समय के लिए लिटरली पार्क की फटके हाथ में आ चुकी थी। तभी बाकी हंटर्स भी वहाँ आ जाते हैं और पार्क से पूछते हैं तुम ठीक हो ना?
और पार्क से पूछते हैं कि हमें क्या इन एंड्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं, जिस पे पार्क बोलता है पहले ये देख लो तुम लोग, उसने जो सर ला के दिया था वो हाई रैंक नाइट का था, इसे हमें मारने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी लेकिन उसने सिर्फ 1 ही सेकंड में मार दिया। पार्क बताता है कि एक हाई रैंक मॉन्स्टर के अंदर एक मैजिक कोर निकलता है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और हमें यह बिना किसी मेहनत के मिलने वाला है, वह भी बहुत सारा। तो क्या अभी तुम लोग इस रेड को छोड़कर जाना चाहते हो? वह इतना बोल ही रहा होता है कि बाकी हंटर पार्क को छोड़कर जिनू के शैडो सोल्जर को फॉलो करने लगते हैं और उल्टा पार्क को ही बोलता है आप उधर क्या कर रहे हो गिल्ड मास्टर, जल्दी चलिए वरना पीछे रह जाओगे। पार्क बेचारा सोचने लगता है कि मुझे कितने ही लालची टीम मेंबर्स मिले हैं। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्हा के स्कूल पे और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली डंजल का बॉस जिनू के शैडो सोल्जर के सामने आ चुका था। बाकी के मॉन्स्टर उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी तलवार से अटैक करता है जिनू के शैडो सोल्जर्स पे, लेकिन जिनू के शैडो सोल्जर उसकी तलवार को ब्लॉक कर देते हैं। यह देखकर बॉस बहुत इम्प्रेस होता है और बोलता है मानना पड़ेगा तुमने मेरे शॉट को ब्लॉक कर दी, लेकिन अभी भी तुम लोग बहुत कमजोर हो। यह बोलकर वो जिनू के शैडो सोल्जर्स को बीच से काट देता है, लेकिन फिर वो रिजनरेट हो जा रहे होते हैं। यह देखकर बॉस मॉन्स्टर सोचता है कि क्या कोई ये स्पेल है। फिर वो बॉस मॉन्स्टर जिनू के शैडो सोल्जर्स को बार बार काट रहा होता है और जिनू के शैडो सोल्जर्स बार बार रिजनरेट हो रहे होते हैं। बॉस उनको हजारों बार काट चुका था पर वो हजारों बार रिजनरेट हो जा रहे होते हैं। यह देखकर उसका सर फटा जा रहा होता है। यह देखकर वो सोचता है कि मुझे यह फाइट जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। तभी उसे समझ में आता है कि यह शैडो सोल्जर्स मैजिक से कंट्रोल हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें जो कंट्रोल कर रहा है उसे ही मार दूं, फिर यह लोग भी अपने आप ही मर जाएंगे। तभी वो जिन्हा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जिनू के शैडो सोल्जर उसे घेर लेते हैं। तो बॉस अपने आर्क मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि वो शैडो सोल्जर पर कंटिन्यू अटैक करते रहें, क्योंकि वो जब रीजनरेट हो रहे होते हैं तब वो पावरलेस होते हैं। जिसके बाद बहुत सारे हाई आर्क मिलकर उन 3 शैडो सोल्जर कर घेर कर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। बॉस मास्टर इसका फायदा उठा के जिन्हा पर अटैक कर देता है और जिन्हा के सर को पकड़कर ऊपर उठाकर बोलता है तुम ही इन आर्क्स को कंट्रोल कर रही हो ना, मैं तुम्हारे अंदर मैजिक को सेंस कर सकता हूँ। और जिन्हा को मारने ही वाला होता है तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है जो उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा था कि बॉस मास्टर के हाथ तक कांपने लगते हैं और वो जिन्हा को छोड़ देता है। वो आसमान में देखता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा होता है, वो भी काफी गुस्से में। उसके बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और तभी जिन्हा नोटिस करती है कि उसके सर पे किसी का हाथ है। वो सर उठाकर ऊपर देखती है तो वह जिन्हू होता है। उसके बाद जिन्हू जिन्हा से बोलता है तुम अब सेफ हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद स्मोक हटने पे बॉस मॉन्स्टर देखता है कि उसके सामने बहुत ही पावरफुल इंसान खड़ा है जो काफी गुस्से में है। वो बॉस जिन्हू को अपना नाम वगैरह बताने लगता है और बोलता है कि मैं रेड ब्लड क्लैन का लीडर हूँ, लेकिन जिन्हू पूरे गुस्से में होता है और उसकी तरफ उंगली करके बोलता है तुम चुप रहो और शांति से वहाँ खड़े रहो। मतलब भाई साहब इतनी गंदी बेइज्जती। यह सीन लिटरली गूज़बम्प आ रहे होते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वो फील करवा सकूँ जो मैं इस समय फील कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस सीन में गूज़बम्प आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं अकेला ही नहीं जो यह फील कर पा रहा हूँ। खैर इसके बाद जिन्हू जाकर जिन्हा को ढक करता है और बोलता है सॉरी मुझे लेट हो गया आने में, अब मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। और जिन्हा भी जिन्हू को पकड़कर रोने लगती है। जिन्हा को रोते देख जिन्हू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इग्रिस को बुलाता है और बोलता है तुम थोड़ी देर जिन्हा का ख्याल रखना। फिर जिन्हू अपने कुछ और शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनको बोलता है कि तुम बाकी स्टूडेंट को स्कूल से बाहर ले जाओ। इसी बीच एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हू पूरे गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट को स्कूल से इवैक्यूएट करने में सोल्जर्स मदद करने लगते हैं। द डंजन का बॉस जिन्हू से बोलता है अच्छा तो वो इमोर्टल तुम्हारे सोल्जर थे, और वो पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो। लेकिन जिन्हू उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, बस गुस्से में उसकी तरफ देखता रहता है। यह देख के बॉस मास्टर समझ जाता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने में, इसलिए वो अपनी आर्मी को जिन्हू पर अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर सब मिलकर जिन्हू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक मास्टर को तो काफी जल्दी होती है मरने की। सबसे पहले जिन्हू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्हू उसकी उंगली को पकड़कर तोड़ देता है और फिर उसका हाथ पकड़कर जोर से भाई साहब 360 घुमाकर जमीन पर पटक देता है। फिर उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है और अपने पैर से उसके सर को मसल देता है चींटियों की तरह। मतलब भाई साहब इतनी बुरी तरीके से कौन ही मारता है। जिन्हू का गुस्सा देखने लायक था। मुझे नहीं लगता कि जिन्हू इससे पहले इतना ज्यादा कभी गुस्सा हुआ होगा। अगर आपको वो सीन याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर इसके बाद जिन्हू बाकी मास्टर को इतनी फास्ट तरीके से मारता है कि बॉस भी कंफ्यूज हो जाता
है, आखिर यह बंदा 1 सेकंड में मेरी पूरी आर्मी को कैसे मार सकता है। भाई साहब उसकी तो फटके 4 हो चुकी थी। फिर जिनू बिना टाइम वेस्ट किए बॉस मास्टर के सर को पकड़कर उसे दीवार में दे मारता है और गुस्से में पूछता है तुम लोग आखिर क्यों इंसानों को मारते फिरते हो, आखिर क्या मिलता है तुम्हें उन्हें मारने पे। जिसपे बॉस मास्टर बोलता है हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली एक आवाज गूंजती रहती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है। तो जिनू बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मुझे देखकर आवाज नहीं आती क्या। मॉन्स्टर की साड़ी हेकड़ी निकल गई होती है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन जिनू गुस्से में बोलता है पहले मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुम्हें मुझे मारने के लिए आवाज नहीं आती। लेकिन बॉस मास्टर बार बार बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। जिसपे जिनू अपने डैगर निकालता और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग मुझे भी ह्यूमन नहीं समझता, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालांकि समझने की भूल मत करना कि मेरे माफ करने के इस प्रोसेस में तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। और इतना बोल के जिनू उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस ए रैंक के गेट में, जहाँ नाइट गिल्ड वाले बेरू की मदद से काफी तेजी से डंजन क्लियर करते हुए बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उनका सामना अनडेड आर्मी के बॉस से होता है, जिसके पास 10 डेथ नाइट भी होते हैं। उनका बॉस काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। पार्क अब फील कर पा रहा होता है कि वह क्लियरली एक एस रैंक के हंटर के बराबर है, इसलिए उस बॉस को डिफीट करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। और इधर हम देखते हैं कि उनके बीच से काफी सारे जॉम्बी मॉन्स्टर भी आ रहे होते हैं। मतलब ये लोग चारों ओर से घिर चुके थे, अब वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। उन जॉम्बी मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक हंटर अपना स्किल का यूज करके एक दीवार को खड़ी कर देता है और वो कहता है कि मैं इसे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा। सारे गिल्ड वालों की हालत तो एकदम खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ आते हैं हमारे भाई साहब, वो भी फुल स्वैग में। डंजन का बॉस बेरू को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मोनार्च का पर्सनल शैडो आर्मी आखिर हम पर क्यों अटैक करना चाहता है। इस पर बेरू बोलता है हमारे किंग ने हमें चुना है, लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद पर्सनली जाके शैडो मोनार्च से बात करूंगा। लेकिन बेरू उसके बातों को इग्नोर करके सीधा अटैक कर देता है और अपने एक हाथ सीधा उसके चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है तुम जिंदा रहोगे तब तो बोलोगे। और उसके बाद उसके चेस्ट से एक क्रिस्टल निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बॉस तुरंत मर जाता है और उसके जितने भी डेथ नाइट होते हैं और जॉम्बी होते हैं वो भी मर जाते हैं। भाई साहब यह देख के नाइट गिल्ड वाले भी शॉक हो गए थे कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बेरू सिर्फ एक अटैक से इतने पावरफुल बॉस को डिफीट कर दिया। जिस पर पाक बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग यह नहीं पता था। अगर ऐसा है तो हंटर जिनू को डंजन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, उसके समझ से अकेले पूरे डंजन को क्लियर कर देते होंगे। पार्क सोच रहा होता है कि इन समझ को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा माना लगती होगी और जिनू के पास तो पूरी आर्मी है, इसका मतलब वो अकेले ही हमारे कंट्री के बड़े बड़े गिल्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी पाक को एक आइडिया आता है और अपने मैनेजर को बोलता है हमें जिनू के गिल्ड के साथ अलायंस के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिनू को हमारे गिल्ड की जरूरत है। लेकिन उसका मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है आज के रेट में जो हुआ उसे देख के आपको सच में लगता है कि हंटर जिनू को हमारे गिल्ड की जरूरत है। जिस पर पार्क बोलता है लगता है तुम लॉ भूल गए, किसी भी डंजन में एंट्री के लिए मिनिमम 10 हंटर्स की टीम चाहिए, वो समन्स को हंटर में काउंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब जिनू को मैन पावर की जरूरत है जो हम लोग उसे प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें ना फाइट करना होगा और ना ही किसी तरह का रिस्क लेना होगा, सिर्फ प्रॉफिट टू प्रॉफिट। भाई ये नाइट गिल्ड वाले सारे लालची ही हैं। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां अब फाइट खत्म हो चुकी थी। स्कूल के बाहर बहुत सारे एम्बुलेंस होते हैं जो घायल स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। काफी स्टूडेंट इस इंसिडेंट में मारे भी गए होते हैं, तो उनके पेरेंट भी काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, मतलब चारों तरफ मातम छाया हुआ था। फिर हमें चेयरमैन और जिनू दिखते हैं जो एक कार में होते हैं। चेयरमैन जिनू से बोल रहे होते हैं कि इस इंसिडेंट में काफी स्टूडेंट मर गए हैं, लेकिन यह कैजुअलिटी और भी ज्यादा होती अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचते। तुमने फिर से एक बहुत अच्छा काम किया। वो अपने फोन को जिनू को देते हैं और उसे एक डाटा दिखाते हैं कि कैसे लास्ट 6 मंथ में कुछ ज्यादा ये गेट खुलने लगा है। हालांकि सरप्राइजिंग बात यह है कि सिर्फ गेट के नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब पहले से ज्यादा लोगों के पावर अवेक हो रहे हैं और हंटर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि कोई इसे सब परफेक्टली बैलेंस कर रहा हो। फिर चेयरमैन जिनू को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और बोलते हैं जापान, यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस, जर्मनी और बड़े बड़े नेशन तुम्हें अपने देश में बुलाना चाहते हैं और मुझे पता है कि कुछ लोग तुमसे ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं। अब तक हम हंटर एसोसिएशन वालों के पास राइट नहीं है उन्हें रोकने का, लेकिन क्या तुम प्लीज मुझे इतना बता सकते हो कि तुम साउथ कोरिया को छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जैसे टैलेंटेड हंटर को साउथ कोरिया लूज नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास हंटर्स की कमी है और अब पहले से भी ज्यादा गेट खुलने लगे हैं। जिसपे जिनू बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आप मुझे हाई रैंक डंजन में अकेले जाने की परमिशन देंगे। जिस पर चेयरमैन
चेयरमैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम चाहते हो कि किसी भी डंजन में एंट्री के लिए मिनिमम बंदों की रिक्वायरमेंट हटा दूं सिर्फ तुम्हारे लिए। जिनू बोलता है, हाँ क्या यह पॉसिबल हो सकता है? जिसपे चेयरमैन बोलता है, यह इम्पॉसिबल भी नहीं, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। उसके बाद जिन्हू कार से निकल के चला जाता है। इधर हमें जिन्हू दिखता है जो एक ए रैंक हंटर से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसे अपने अहजिन गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है। वो हंटर एक्चुअली कोई और नहीं जिन्हू की कजिन होती है और वह एक सेलिब्रिटी भी थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी, इसलिए उसे डंजन रेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जिन्हू बोलता है, अगर तुम एक बार हमारे ऑफिस आकर हमारे गिल्ड मास्टर से बात कर लो। उसके बाद वो ऑफिस में आ जाती है और जिन्हू उसे जिन्हू से मिलवाता है। इसके बाद वो शौक हो जाती है और बोलने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह हंटर संग जिन्हू का गिल्ड है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने हंटर जिन्हू है। जिस पे जिन्हू बोलता है, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो। जिन्हू भी हल्का शौक हो जाता है कि यह एक ए रैंक हंटर है। फिर वह उसे बोलता है, गिल्ड के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें जिन्हू बता देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एसोसिएशन के मीटिंग रूम में, जहाँ चेयरमैन बाकी एसोसिएशन मेंबर को जिन्हू के रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं और उसे लॉन्च चेंज करने के बारे में बात करते हैं। बट इस चीज को लेकर बाकी मेंबर्स तैयार नहीं होते और वो सब बोलने लगते हैं कि जिन्हू एक अनएक्सपीरियंस हंटर है और वो बोलते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हमें जिन्हू को एक स्पेशल ट्रीट देना। इस पे चेयरमैन बोलते हैं, हाँ मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि वो स्ट्रांग है। अगर हम उसके डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई दूसरी कंट्री वाले उसे लेकर देंगे और हम लोग दोबारा से एक स्ट्रांग हंटर को खो देंगे। लास्ट टाइम हांग डोंगसुंग जैसे टैलेंटेड हंटर को अमेरिका वाले ने हमारे नाक से नीचे से ले चले गए थे। अगर हम लोग दोबारा से वही गलती रिपीट करेंगे तो हंटर जिन्हू को भी खो सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हू और जिन्हू दिखाई देते हैं जो एक गेट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके साथ कोई और नहीं होता, बस कुछ शैडो सोल्जर्स होते हैं। इसका मतलब कि जिन्हू को अकेले रेड में जाने की परमिशन मिल गई है। वहाँ पर चेयरमैन का मैनेजर जिनुचुल भी होता है जो जिन्हू के शैडो सोल्जर्स के माना को नाप रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे शैडो सोल्जर्स बी रैंक या फिर उससे ऊपर के रैंक के हैं। फिर हमें पता चलता है कि रेड में जिनुचुल भी उसके साथ जाने वाला है क्योंकि यह चेयरमैन का ऑर्डर था कि वो कंफर्म करना चाहता था कि जिन्हू का रेड सच में सेफ होता है और उसे किसी भी हंटर की जरूरत नहीं, मतलब कि वह अकेला ही काफी है या नहीं। जिन्हू बोलता है, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें कुछ टाइम बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनचुल अंदर की फाइट को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है कि यह सब चीज पॉसिबल भी है। आखिरकार कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। यह सब वो जिन्हू के शैडो सोल्जर्स को फाइट करते हुए देख रहा था। जिन्हू ने अब तक तो कुछ भी नहीं किया था, उसके शैडो सोल्जर्स ही सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। जिन्हू तो एक उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हू के कुछ एंड सोल्जर्स मरे हुए मॉन्स्टर के सर को खा रहे होते हैं। जिन्हू उसे किक मारता है और बोलता है, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि इसके अंदर के मैजिक क्रिस्टल कितने कीमती होते हैं। फिर हमें दिखता है कि जिन्हू के कुछ शैडो सोल्जर्स माइनिंग का काम भी कर रहे होते हैं। लगे हाथ जिनचुल तो यह देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा पहली बार देखा होता है कि कोई हंटर इतना पावरफुल है जो अकेले अपने दम पर एक ए रैंक के गेट को क्लियर कर सकता है इतना इजीली और मास्टर की बॉडी को रिट्रीव करने से लेकर माइनिंग तक अकेले करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जैसे कि कोई वह वन मैन आर्मी हो। फिर हम देखते हैं कि वह सब डंजन के बॉस के पास पहुंच चुके थे। जिन्हू अपने सारे समन्स को वापस बुला लेता है। वह बॉस से खुद फाइट करने के लिए जा रहा होता है। यह देख के जिनचुल जिन्हू से पूछता है। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने एक ही अटैक में उस बॉस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद जिन्हू का लेवल वगैरह बढ़ता है और उसके कुछ स्किल्स भी अपग्रेड हो जाती हैं। जैसे अब शैडो एक्सचेंज वाले स्किल का काउंटडाउन 3 घंटे से घटकर 2 घंटे हो गया था। फिर जिन्हू उस बॉस को अराइज बोलता है और उसका शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो नोटिस करता है कि उसका रैंक इलाइट नाइट होता है, मतलब टस्क के जैसा, लेकिन उसका लेवल 13 होता है, तो इसका मतलब वो टस्क से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। और नोटिस करता है कि शैडो बनने के बाद उसका साइज छोटा हो गया है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। जिन्हू उसका नाम जिमा रखता है और फिर उस डंजन से निकलने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। वो लोग देखते हैं कि गेट से कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, भाई साहब हमारे टस्क ही होते हैं, जो उस डंजन बॉस के मॉन्स्टर की डेड बॉडी को लेकर
आ रहा होता है। जैसे कि वह बाहर आता है, मीडिया वाले उसका फोटो लेना शुरू कर देते हैं और टस्क भी स्माइल करके पोज वगैरह देने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनचुल यह सारी रिपोर्ट जाके चेयरमैन को दे रहा होता है। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, मतलब उसने एक दिन में इतना सब कुछ देख लिया जो वह आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाया था। चेयरमैन भी शॉक हो जाते हैं यह सुन के और बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लेवल का कोई हंटर भी यह सब देखकर सरप्राइज हो सकता है। जिस पर जिनचुल बोलता है, सर मैंने जो अभी अभी देखा वो कोई रेट नहीं था, बल्कि वो वन साइडेड स्लाइडर था। किसी भी मास्टर को अटैक तो छोड़ो, एक उंगली उठाने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था। इतना स्ट्रांग है जिनवू, इतना स्ट्रांग है जिनवू और उसकी आर्मी। चेयरमैन बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम पहले जाकर रेस्ट करो। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन भी स्माइल कर रहे होते हैं जिनवू के बारे में सोच के। वो बोलते हैं कि हमारा डिसीजन गलत नहीं था। जिनवू खुद में ही एक गिल्ड है और वह सोच रहे होते हैं कि वह बहुत ही जल्दी कोरिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जापान के टोक्यो में। सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और हमें दिखता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ था जो अभी अभी पूरे टोक्यो को घेर लेता है। आज तक इतना बड़ा गेट किसी ने नहीं देखा था। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या सच में यह कोई गेट है या फिर दुनिया का अंत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जापान के शिंजुकू में एक एस रैंक गेट अपीयर हुआ है। इसके बाद हमें जापान के हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अभी जापान के कुछ मेजर गिल्ड को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद तभी उन लोगों की नजर ना ब्लेड गिल्ड के ऊपर पड़ती है। वो लोग उन लोगों की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो लोग एक रेड पे गए होते हैं और काफी गंदी तरीके से फेल होकर आ रहे थे और जो बचे हुए गिल्ड के मेंबर थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उनको यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं हो रही थी और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अपनी बैडर्स आंखें दिखाते हैं। वो देख जो बाकी बंदे उनका बेइज्जती कर रहे होते हैं वो काफी डर जाते हैं और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि गोतू के जाने के बाद यह काफी ज्यादा फालतू बोलने लगे हैं। इससे पहले इनकी औकात नहीं होती थी कि हमसे ढंग से बात कर सके। इसके बाद फाइनली वहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और उनमें से एक बोलने लगता है कि हंटर एसोसिएशन अभी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है। मान लो अगर डंजन ब्रेक हो जाए तो आखिरकार जापान क्या करेगा। वहाँ पे कुछ लोग यह भी बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास अब एस रैंक के हंटर उतना केपेबल नहीं है कि वो अकेले एक ए रैंक के गेट को क्लियर कर सके गोतो के जाने के बाद। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह गेट एस रैंक से ज्यादा खतरनाक है। आगे आपको पता लगेगा। वहाँ पे सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि इस काम को केवल एक नेशनल लेवल हंटर ही कंप्लीट कर सकता है और सभी के वहाँ पे जवाब अलग अलग हो रहे थे। इसके बाद सुगितो एक हंटर की बात करने लगता है और वो बंदा बैरियर बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। वो काफी कमाल का हंटर भी था। लेकिन के बाद फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो यह सोच रहा होता है कि फाइनली मेरा 101 लेवल कंप्लीट हो गया है और वो बताने लगता है कि 100 लेवल होने पे उसको डबल डंजन के की मिली थी और साथ ही 101 लेवल पे उसको काफी ज्यादा लेवल भी हुआ था। अभी उसके दिमाग में यह चल रहा होता है कि उसका जब लेवल 102 हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। और वह अपने गाड़ी पार्क करके जैसे ही बाहर निकलता है और जाने वाला होता है तभी उसकी नजर किसी के ऊपर पड़ती है। हमें एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं चाह होती है और चाह को जैसे रियलाइज होता है कि जिनवू उसे देख लिया है तो फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और तभी अचानक जिनवू चाह के पास चला जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे देख के ऐसे भागने क्यों लगी। और चाह जैसे जिनवू को देखती है भाई लिटरली वो ज्यादा शर्माने लगती है, मतलब कि उसका दिमाग वहाँ पे काम करना बंद हो जाता है एक तरह से। और तभी चाह बताती है कि मैंने अपना कार तुम्हारे पार्किंग में लगा के भूल गई थी और जिनवू भी यह रियलाइज करता है कि यह बात तो उसने सही बोला और चाह इसके बाद बोलने लगती है कि क्या तुम अभी फ्री हो। इसके बाद वह सोयून के बारे में सोचने लगती है कि सोयून जिनवू के गिल्ड में एंटर कर चुकी है और जिनवू ने मुझे अपने गिल्ड में नहीं लिया। उसके दिमाग में यह चल रहा होता है कि क्या सोयून मेरे से ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद तभी उसको एक बात रियलाइज होती है और तभी वो बोलती है कि मुझे ने बिंगो ने तुम्हें एक मैसेज देने के लिए बोला था और यह मैसेज तुम्हारे पावर से रिलेटेड है। यह सुनकर जिनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो जिनवू बोलता है कि अच्छा इसके बारे में हम ऊपर चल के बात करेंगे और दोनों ही उसके गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे चाह और जिनवू के अलावा कोई भी नहीं था। यूजिन अपने काम से बाहर गया था और चाह वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है क्योंकि भाई एक लड़का और लड़की एक घर में अकेले थे। इसके बाद तभी जिनवू बोलता है कि अच्छा यह बताओ कि आखिरकार तुम मुझे क्या बताने वाली थी। इसके बाद चाह अपने सपने के बारे में बताती है कि जहाँ बिंगो ने उसे बताया था कि जिनवू को बता देना कि वो अपने पावर से थोड़ा सावधान रहे। उसने मुझे कभी ना खत्म होने वाली ताकत के अंदर खींचा है और जो मैं पहले था वो अब मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे सेंसेस ना हमेशा के लिए जिनवू के साथ जुड़ गए हैं और मैं कभी कभार ऐसा फील होता है कि मैं उसका स्लेव बन जाऊं और मेरा मन यही करता है कि मैं उसका हमेशा स्लेव बना रहूं। और सबसे हैरानियत की बात यह है कि मुझे यह करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा
है। मैं नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है। चा को बिंगो की बात कुछ समझ नहीं आती। वो बोलती है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? और बिंगो बताने लगता है कि जिनू का पावर ना एकदम इनक्रेडिबल है और वो इकलौता बंदा है इस टाइप का, और शायद वैसा बंदा कोई इस पूरी दुनिया में ही नहीं। वो बोलता है कि यह सारी बातें तुम जिनू को बता देना। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनू एक डंजन में था और वहाँ पे कुछ खा रहा होता है आराम से बैठ के, और उसके सभी शैडो सोल्जर्स उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और साथ ही जिनू के दिमाग में यह चल रहा होता है कि मुझे अपने रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार मुझे यह पावर्स मिलते कहाँ से, और यह एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट का काम है। और इसके बाद तभी यूजिन जिन्हा के बारे में पूछता है और जिन्हू बताता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो एकदम सेफ है, क्योंकि उसके साथ एक काबिल हंटर है और उसको पता है कि जिन्हा एकदम सेफ है। किसी की बस की नहीं जिन्हा को हराने की, मतलब मारने की, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा वॉरियर था जो किसी को भी हरा सकता है। बट उसके बाद जिन्हू ने अपने स्किल का मदद करके चेक करता है कि आखिरकार जिन्हा कैसी है। और बेरू वहाँ पे जिन्हा का ध्यान तो काफी बढ़िया तरीके से रख रहा था, बट भाई लिटरली वो टीवी देख रहा था वहाँ पे बैठ के। इसके बाद जिन्हू अपनी मदर को देखता है जो कि शॉपिंग कर रही होती हैं। इसके बाद वह बाक और चाय को देखता है जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। इनका तो ऑब्वियस सा एक ही काम था। इसके बाद वो लिटरली चाय को देखता है जो उस टाइम पर नहा रही होती हैं, और कसम से यह पावर तो मुझे भी चाहिए भाई। और जिन्हू आनंद ले रहा होता है, लेकिन तभी यूजिन उसे टोक देता है। जिन्हू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है वहाँ पे। और जिन्हू उस टाइम पे सोच रहा होता है कि मुझे चाय से इसके लिए माफी मांगना होगा। तभी यूजिन बोलता है कि सर, आपने उस एस रैंक गेट का न्यूज सुना जो कि जापान के शिंजुकू में अपीयर हुआ है, और अगर 3 दिन में उसको क्लियर नहीं किया गया तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। इस कारण जापान के सभी देश काबिल हंटर के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूजिन बोलता है कि सर, आपके पास इसके लिए कॉल नहीं आया क्या? और जिन्हू बताता है कि हाँ, मेरे पास कॉल आया था। और जिन्हू बोलता है कि सच बताऊं तो मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मेरे को अदर जरूरी काम करने हैं। इसके बाद जिन्हू के पास कार्डियो टेम्पल का मैसेज आता है कि उसके पास 27 घंटे हैं उस डंजन को ओपन होने में, मतलब अभी काफी ज्यादा टाइम था, और जिन्हू उसका वेट कर रहा था। इसके बाद हमें यूरी नाम के एक हंटर को दिखाया जाता है और उसके घर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा और आलीशान था। इसके बाद हमें वो हंटर दिखाया जाता है जिसके पास सुगमितो बात करने के लिए गया था, और वो बताता है कि तुम मेरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हो, मैं बेस्ट सपोर्टर हंटर हूँ। और इसके बाद उसके और सुगमितो के बीच काफी ज्यादा कन्वर्सेशन होता है वहाँ पे। इसके बाद यूरी बोलता है कि मुझे 3.6 बिलियन चाहिए 1 साल का। अगर तुम डेली बेसिस पे देना चाहते हो तो तुम मुझे 1 मिलियन भी दे सकते हो डेली बेसिस पे, और इसके लिए मुझे तुम जब चाहो तब हायर कर सकते हो, और तुम जब तक चाहो मैं तुम्हारे गेट को होल्ड करके रख सकता हूँ, और तुम मेरे पावर्स के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हो। और सुगमितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई इतने सारे पैसे मांगता कौन है। और यूरी बोलता है कि अगर तुम मेरे जैसे काबिल हंटर को अपॉइंट करना चाहते हो तो भाई इतना तुम्हें देना ही होगा। अगर तुम्हें पता भी है कि मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं गया तो तुम्हारे कंट्री के साथ कुछ भी हो सकता है, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं थॉमस की तुलना में काफी ज्यादा कम चार्ज करता हूँ, वो मेरे से काफी ज्यादा पैसे मांगता है। तभी मिनोरू बोलता है कि कनाई, क्या तुम्हें पता है कि जब एक रशियन ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो वो क्या बोलता है? और कनाई बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, बट मुझे इसकी बातें सुनकर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और यूरिना इसके बाद काफी ज्यादा वहाँ पे बेइज्जती मारने लगता है कि एक जापानीज हंटर वो बोलने लगता है कि तुम्हारी औकात नहीं मुझे अपॉइंट करने की। अगर तुम लोग मेरे जूते के चाटोगे तो शायद मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। और गोतो को जाने के बाद भाई लिटरली जापान की इज्जत काफी ज्यादा कम हो गई थी बाकी हंटर्स के लिए। और यूरी उनको ट्रैप कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे बस का है तो हिल कर दिखाओ, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम 1 इंच भी नहीं हिल पाओगे यहाँ से। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। और वहाँ पे मिनोरू और कनाई को भाई लिटरली वहाँ पे पावर्स का पता चल रहा होता है यूरी का। वो लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। यूरी बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हारे ऊपर एक और ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हारे देश की रक्षा तो करूंगा, यह तो कंफर्म है। उसके साथ मैं तुम्हारे दोस्तों को भी अभी छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी तुम्हें पता ही है तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ भी हो सकता है। और वो लोग भी काफी ज्यादा प्यार से यूरी से बात करने लगते हैं और बोलते हैं मुझे पता नहीं आप जितना अमाउंट मांग रहे हैं वो हमारी गवर्नमेंट उतना अमाउंट दे भी पाएगी या फिर नहीं, बट हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें जिनू का सीन दिखाया जाता है जो वो कहीं पर जा रहा होता है। वो अपनी मदर से बोलता है कि आप काफी ज्यादा मेरी फिक्र कर रही हैं, और वैसे भी मैं एक अपॉइंटमेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ बातें जानना है। और जैसे ही जिनू बाहर जाने वाला होता है तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है जो डबल डंजन वाली चाबी के टाइमिंग का था वो फाइनली खत्म हो गया है। और इसके बाद जिनू को भी पता चल जाता है कि आखिरकार वो डंजन कहाँ पे अपीयर हुआ है। इसके बाद जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी
गंदा वाला डिस्ट्रक्शन हो चुका था। वहाँ पे अचानक से एक और गेट अपीयर हो गया था और वहाँ पे काफी अगेन बकवास होने लगता है कि मतलब हंटर एसोसिएशन वाले लोग जिनू को अगेन वहाँ पे जाने नहीं देते और बोलते हैं कि आपके पास परमिट नहीं है, इस कारण हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन जिनू को पता था कि आखिरकार वो डबल डंजन कौन सा है और वो उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और चुपचाप अंदर घुस जाता है। और डंजन के अंदर हमें काफी बड़ा सा एक गेट दिखता है। वहाँ पे पहले से ही काफी सारे हंटर्स आ चुके थे। उन हंटर्स को यह पता नहीं था कि आखिरकार यह गेट ओपन कैसे होगा। इसके बाद तभी वहाँ पे जिनू पहुँचता है और बोलता है कि तुम लोग अभी काफी ज्यादा गंदा ट्रैप में फंसने वाले हो। बाकी हंटर्स जिनू को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आखिरकार तू है कौन। और जिनू बोलता है कि क्या तुम में से कोई डबल डंजन का सर्वाइवर है यहाँ पे। और किसी को भी पता नहीं चल रहा होता कि आखिरकार जिनू बोल क्या रहा है। बट वहाँ पे एक हंटर होता है जो जिनू को पहचान लेता है कि जो जिनू एक एस रैंक का हंटर है। और जिनू बताने लगता है कि इस डंजन के अंदर एक काफी खतरनाक सा बीस्ट है और तुम में से कोई भी उसको हरा नहीं सकता। और सच बताऊं तो मैं ही केवल उसको हरा सकता हूँ और मुझे उससे काफी बड़ा बदला लेना है, काफी पुराना बदला। और जिनू उस दरवाजे के पास जाता है और उसमें लॉक लगा हुआ था। तभी जिनू अपनी जेब से चाबी निकालता है और फाइनली उस लॉक को खोलता है। और इसके बाद तभी उस स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन आता है और बोलता है कि हमारे पास एंट्री परमिट है और वैसे देखा जाए तो आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है इस डंजन के अंदर एंटर करने का। वहाँ पे सभी लोग जिनू के बातों को टाले जा रहे थे और अपने कैप्टन के बात मान रहे थे, मतलब कि जिनू को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो लोग सभी लोग लिटरली वहाँ पे यह बोलने लगते हैं कि हमें पता है कि आप एस रैंक के हंटर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मनमानी करोगे। वहाँ पे जिनू बोलता है कि अच्छा तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो। और वो बोलता है कि तुम में से कौन पहले जाना चाहेगा इस डंजन के अंदर। इसमें से स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन बोलता है कि मैं जाऊंगा इसके अंदर। इसके बाद जैसे कैप्टन डंजन के अंदर जाता है तभी एक बीस्ट काफी तगड़ा वाला अटैक करता है वहाँ उसके ऊपर। बट जिनू था तो वो काफी आसानी से उसे बचा लेता। और जिनू बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगे। और जिनू बोलता है कि तुम सभी का काम है कि अभी बाहर जाकर हंटर एसोसिएशन को डबल डंजन के बारे में बताने का और उन्हें सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद जिनू जैसे ही डंजन के अंदर एंटर करता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और जिनू के दिमाग में यह भी चल रहा होता है कि मुझे सारे आंसर चाहिए और उसका आंसर देने वाला कोई और नहीं आर्किटेक्ट ही था। इसके बाद जिनू फाइनली आर्किटेक्ट के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है, तुझे सारे आंसर देने पड़ेंगे। और इसके बाद फाइनली जिनू जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाता है। बट इस बार जिनू काफी ज्यादा डिफरेंट था पहले की तुलना में। अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, मतलब कि इस बार जिनू एकदम चौड़ में खड़ा होता है, भाई कायरो की तरह बिल्कुल भी नहीं था। और इसके बाद आर्किटेक्ट भी काफी गंदा वाला स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हो। इसके बाद हमें जापान एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी ना फाइनली जापान में आ गया था और वहाँ पे काफी सारे न्यूज रिपोर्टर भी थे और वो बोलते हैं कि मिस्टर यूरी आप किस तरीके से डंजर को कवर करने वाले हो। और यूरी बताने लगता है कि मैं अपनी पुरानी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं गेट के आसपास काफी खतरनाक सा बैरियर बनाने वाला हूँ और उसके अंदर मैं अपना माना भी डालने वाला हूँ जिस कारण वो बैरियर बंद हो जाएगा और अंदर से कोई और उस गेट से कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब कि बाहर नहीं आ पाएगा। तभी मीडिया में से कोई एक बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हो, आप ए रैंक के गेट को अकेले क्लियर करने वाले हो और इस पे ऑडियंस कैसे भरोसा कर सकते हैं आप पर, क्योंकि ए रैंक के गेट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और यूरी बताने लगता है कि यह सही मायने में देखा जाए तो मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एक ए रैंक के गेट को मैनेज करना। इसके बाद वो अपने प्लानिंग के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि गेट के आसपास जब वो बैरियर क्रिएट करने वाला होगा तभी वहाँ पर माना क्रिस्टल को बिछा देगा जिस कारण उसका माना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और गेट का बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और यूरी काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी का लाइफ बचाने वाला हूँ, मेरे बात को कभी भी भूलना मत। चेयरमैन भी उसकी बातों को सुन रहे थे और वो बोलते हैं कि मुझे लगता नहीं कि यूरी अकेले उस गेट को मैनेज कर पाएगा और अगर इसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें पता है कि जापान का क्या हाल होने वाला है। इसके बाद तभी हमें अचानक से जिनचुल के पास कॉल आता है। वो कॉल पे बताता है कि एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो बताता है कि आपको स्कूल वाला डंजन मालूम ही होगा जहाँ पे गेट अपीयर हो गया था, वहाँ पे अचानक से एक और गेट अपीयर हुआ है और सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि बताया जा रहा है कि वो डबल डंजन है। यह सुन के जिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद हमें अगेन जिनू का सीन दिखाया जाता है जो आर्किटेक्ट के सामने खड़ा था और आर्किटेक्ट के सामने का जो टेबलेट था जिसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी होती हैं।
तभी वो आर्किटेक्ट टेबलेट को तोड़ देता है जिनवू के सामने और आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि तुम्हें देखकर एकदम साफ पता चल रहा है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। जिनवू भी बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि यह जो आपने टेबलेट पर लिखा था, टेबलेट के ऊपर यह कमांड किसी भी काम का नहीं था। और आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं, यह बहुत ही ज्यादा काम का था, बट अभी यह किसी काम का नहीं रहा। तभी जिनवू बोलता है कि अच्छा तुमने ही मुझे तो बुलाया है ना। आर्किटेक्ट काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है यस, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। और आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने काफी गलत क्वेश्चन पूछ लिया। तुम्हें सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि आखिरकार मैं हूँ कौन, और तुम्हें उसके बाद यह पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम कौन हो। और मुझे पता है कि तुमने यह सोचा ही होगा कि आखिरकार कोई बीस्ट तुम्हें मारना क्यों चाहता है। और फाइनली मैच भी स्टार्ट होने वाला है, और अगर तुम आखिरी तक टिके रहे, तुमने सबको हरा दिया, तो मैं एज अ रिवार्ड के तौर पर कुछ भी बताने के लिए एकदम तैयार हूँ। इसके बाद तभी स्टैचू जिनवू की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, और जिनवू बिना वेट किए अपने शैडो सोल्जर्स को समन करने लगता है। बट मेन बात तो यही थी कि वह इस डंजन के अंदर अपने शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और आर्किटेक्ट भी बोलने लगता है तुम यहाँ पे चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें ईमानदारी से लड़ना होगा। कहानी के शुरुआत में हमें जिनचुल दिखाया जाता है, और वो फाइनली जहाँ पर डबल डंजन ओपन हुआ था वहाँ पर आ चुका था, और वो अपने साथ एक टीम भी लेकर आया था, और उसने अपने साथ केवल 7 ही हंटर लेकर आया था। और वो फाइनली इसके बाद वो डंजन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जिनचुल डंजन के गेट के पास पहुंचता है, डंजन के अंदर से एक ऐसा ऑरा निकल रहा होता है जिसे महसूस कर उसका हालत खराब हो जाता है। जिनचुल की हालत खराब हो चुकी थी। वो बोलता है कि इसके अंदर तो हम बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो बाकी लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई मेजर गिल्ड है क्या, और तभी उसका साथी बोलता है हाँ, यहाँ पर एक हंटर्स गिल्ड है। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि चाय की हेल्प लेने की, क्योंकि भाई दोनों एक एस रैंक के हंटर्स हैं और काफी ज्यादा ही पावरफुल हैं। इसके बाद तभी हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्किटेक्ट हमें दिखाया जाता है एकदम रेडी हो चुका था लड़ने के लिए, और वो अचानक से जिनवू के पास पहुंच जाता है काफी स्पीड में, और जिनवू के पेट पे ना एक जोरदार पंच मारता है। और आपको क्या लगता होगा कि जिनवू ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। आर्किटेक्ट का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सीधा जिनवू को ना अपने साथ दीवार में ले जाकर पटक देता है, और सिर्फ एक ही पंच में ना लिटरली भाई जिनवू के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और यह मैंने काफी टाइम बाद जाके देखा है कि जिनवू के मुंह से ब्लड निकल रहा है। तभी अगेन जिनवू सेंस कर लेता है कि उसके ऊपर एक और अटैक होने वाला है, और जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर देता है और बच जाता है। मतलब कि इसके बाद जिनवू ना आर्किटेक्ट से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है, बट आर्किटेक्ट भी भाई कहाँ पीछे रहने वाला है। वह जिनवू के ऊपर ना लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था, बट जिनवू भी उसके सारे अटैक को इसी तरह डॉज करते जाता है। और फिर आर्किटेक्ट के फेस पे एक काफी जोरदार पंच मारता है, और इस पंच को खाने के बाद आर्किटेक्ट बहुत ही पीछे चला जाता है। और आर्किटेक्ट बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि कभी इंसान के साथ लड़ने में इतना ज्यादा मजा आएगा, और आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान मेरा एक वर्दी अपोनेंट है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है अच्छा खासा वाला। और सच बताऊं तो मुझे अभी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और आर्किटेक्ट फिर से काफी क्रीपी वाला लुक देकर हंसने लगता है, और उसके बाद जिनवू भी सोचने लगता है कि जैसे ही मेरा 101 लेवल कंप्लीट हुआ तो आर्किटेक्ट ने मुझे यहाँ पे बुला लिया वापस। और जिनवू सोच रहा होता है कि आर्किटेक्ट को अभी लग रहा है कि मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, बट वो यहीं पे तो गलत है, और अभी मैं उसको काफी ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। और इसके बाद वो आर्किटेक्ट को बोलता है कि मुझे ना तुझसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं। और इसके बाद जिनवू बोलने लगता है कि आखिरकार तूने इस सिस्टम को क्यों क्रिएट किया, और मुझे ही एज अ प्लेयर क्यों चुना। और बोलता है कि आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है, मुझे सभी चीजों के बारे में बताओ। और आर्किटेक्ट बिना सोचे जिनवू की तरफ काफी स्पीड में मारने के लिए आता है, और बोलता है तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से सभी आंसर दे दूंगा, और मुझे पता है कि तेरे दिमाग में अभी यही चल रहा है कि अगर तू मुझे हरा देगा तो तुझे आंसर कौन देगा। और इसके बाद जिनवू बिना उससे काफी ज्यादा दूरी बना लेता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो क्लोज रेंज में फाइट करेगा ना तो वो एक तरह से हार जाएगा। और इसके बाद तभी ना जिनवू अपनी एक कमांड अथॉरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आर्किटेक्ट भी वहीं पर कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, और दोनों का अटैक ना एकदम बेकार हो जाता है। जिनवू को पता चल गया था कि आर्किटेक्ट को क्लोज रेंज से हराया नहीं जा सकता, और लॉन्ग रेंज से, मतलब कि काफी ज्यादा पावरफुल था। और आर्किटेक्ट भी वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर जीतोगे या फिर नहीं जीतोगे, बट तुम्हें उसका आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि यह सब चीजें ऑलरेडी डिजाइन कर दिया गया है। और इसके बाद आर्किटेक्ट वहाँ पे काफी सारे वेपन को ले आता है, और काफी सारे हाथों में, और अपने काफी सारे हाथों में। इसके बाद आर्किटेक्ट बताने लगता है कि इन सभी चीजों के बारे में मैंने तुम्हें तभी बता दिया था जब मैंने इस सिस्टम को क्रिएट किया था। जिनवू बोलने लगता है कि भाई आखिरकार तूने इस सिस्टम को क्रिएट कैसे किया, आखिरकार तूने मुझे इतनी सारी पावर कैसे दे पाया। और आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि सच बताऊं तो मैं इन सब चीजों के काफी ज्यादा खिलाफ था, और मैं तुझे चूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, बस मैंने इस सिस्टम को क्रिएट किया और मैं ही इसका आर्किटेक्ट हूँ। और जिनवू अपनी टाइमिंग को देखता है,
उसके पास काफी कम टाइम बचा था। इसके बाद आर्किटेक्ट जिनू की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और भाई आर्किटेक्ट भी ना अपनी पूरी ताकत से वहाँ पर लड़ाई कर रहा है और दोनों के बीच कंपटीशन था, वो नेट टू नेट चल रहे थे। और तभी जिनू रियलाइज करता है कि उसके जो सेंसेस है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं पहले की तुलना में। जिनू ना काफी आसानी से यह पता कर पा रहा होता है कि आखिरकार आर्किटेक्ट कहाँ से अटैक करने वाला है और यह सब चीजें देख कर ना आर्किटेक्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह सोचता है कि अभी मैं अपनी पूरी पावर के साथ जिनू के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, बट मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार यह अब तक मेरे सामने कैसे टिका हुआ है। और इसके बाद जिनू एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और आर्किटेक्ट का एक हाथ को उड़ा देता है। आर्किटेक्ट वहाँ पे बताने लगता है कि अभी मैं फेक बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन उसके बाद भी यह मेरे ऊपर अटैक कर पा रहा है और मुझे उसका इफेक्ट भी हो रहा है और कहीं इसी कारण तो उसने तुझे चूज नहीं किया और उसका छोटा सा पार्ट तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। इसके बाद आर्किटेक्ट वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन्होंने जिन सभी स्टैचू को हरा दिया होता है वो अगेन जिंदा हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो जो गॉड स्टैचू था ना वो भी अगेन जिंदा हो जाता है। बट अभी जिनू पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। वो सीधा गॉड स्टैचू की तरफ बढ़ता है और सबसे पहले ना अपने कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से उसके आसपास के जितने भी स्टैचू थे एक बार फिर से उस सभी को ढेर कर देता है। और इसके बाद जिनू ना बाकी सभी बचे हुए स्टैचू के ऊपर अटैक करता है और उन सभी को डॉज करते हुए जिनू सीधा आर्किटेक्ट की तरफ जाने लगता है क्योंकि अभी जिनू के पास काफी कम टाइम बचा हुआ था। और इसके बाद वो अपने डैगर की मदद से आर्किटेक्ट के सभी हाथों को स्लैश करने लगता है, मतलब कि काटने लगता है। और अभी आर्किटेक्ट बिना अपनी स्वॉर्ड की मदद से जिनू को पीछे कर देता है और जिनू ना थोड़ा सा पीछे भी चला जाता है। और तभी अचानक से जिनू के ऊपर एक स्टैचू अपने शील्ड की मदद से अटैक कर देता है और जैसे जिनू उस स्टैचू को देखता है भाई लिटरली वो बौखला जाता है क्योंकि वही स्टैचू जो था ना फर्स्ट एपिसोड में जिनू के पैर को काटा था, मतलब कि फर्स्ट या सेकंड एपिसोड के अंदर। और इसके बाद जिनू ना सबसे पहले उसी स्टैचू का पट्टा कट करता है उसके सर को ब्लास्ट करके और इसके बाद ना आर्किटेक्ट के दोनों हाथों को तोड़ देता है। और इसके बाद तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा सा धमाका होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिनू ने अपने डैगर को आर्किटेक्ट की तरफ पॉइंट करके रखा है और आर्किटेक्ट वहाँ पे बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम फाइनली विनर बन चुके हो और यह टेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद आर्किटेक्ट ना अपनी उंगली जिनू की तरफ पॉइंट आउट करता है और बोलता है कि आंसर तुम्हारे अंदर ही खुदा छिपा हुआ है। और इसके बाद जिनू के पास एक नोटिफिकेशन ऑन होता है और उसमें लिखा होता है जो डाटा तुम्हारी मेमोरी के अंदर स्टोर है क्या तुम उसे रीड्राइव करना चाहते हो, यस या नो। और इसके बाद जिनू वहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, बट आखिर में जाकर वो यस करता है। और तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी आ जाती है और वो अचानक से इसके बाद से दूसरी जगह पहुँच जाता है और उसकी आंखों के सामने लाखों करोड़ों मैजिकल बीस्ट की आर्मी थी, मतलब की अनगिनत आर्मी थी, इतना मैं आपको बता दूं। और वहाँ पे जितने भी बीस्ट होते हैं ना वो सभी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और ये देखिए जिनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो भी आसमान में देखने लगता है और जब वो आसमान में देखता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आसमान ना पर्पल कलर का था। और साथ ही स्काई देखने के बाद वो सोचने लगता है कि यह अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं, वो जो आर्मी थी ना उसमें अलग अलग तरीके के बीस्ट थे, मतलब की ऑर्क्स और भी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर थे। जिनू सोचने लगता है कि अगर गेट ब्रेक हो गया तो यह सभी ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे, मतलब कि अर्थ पे आ जाएंगे और इंसान भी बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो काफी आसानी से हार जाएंगे। और इसके बाद तभी अचानक से आसमान के ऊपर जो गेट होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। जिनू को वहाँ पे रियलाइज हो गया था यह सभी मॉन्स्टर ना इंसानों का वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, उनमें से कुछ और ही बाहर निकलेंगे। और इसके बाद फाइनली गेट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से ना सिल्वर कलर के पंख लगे हुए सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। इसके बाद फाइनली गेट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से ना सिल्वर कलर के पंख लगे हुए सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। यह सब चीजें देखना जिनू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद ना हमें एक वार को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि अभी मैजिकल बीस्ट और सिल्वर बीस्ट के साथ ना एक काफी बड़ा युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में ना सिल्वर सोल्जर्स जो है ना वो एक तरफा डोमिनेट कर रहे थे, मतलब कि वो बीस्ट भी ना कुछ भी कर नहीं पा रहे थे उनका। इसके बाद उन सिल्वर सोल्जर्स ने काफी आसानी से वहाँ के सभी बीस्ट को खत्म कर दिया और अचानक से वहाँ के सिल्वर सोल्जर्स ना गायब होने लगे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक अजीबोगरीब आदमी की एंट्री होती है। आदमी तो नहीं मास्टर ही होता है, बट वो ना पर्पल कलर का था और वह एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और वो ना वहाँ पे अराइज बोलता है और यह सब चीजें ना जिनू काफी गौर से देख रहा था और उसको पता चलता है कि यह एक मोनार्क डोमेन है और वहाँ पे शैडो एक्सट्रैक्शन होता है। इसके बाद ना और वहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में जो बीस्ट मरे हुए थे ना वो सभी अचानक से शैडो आर्मी में चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद फाइनली हमें शैडो मोनार्क एसबॉर्न पूरी तरीके से दिखाया जाता है, प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से। इसके बाद हमें इमोर्टेलिटी के बारे में बताया जाता है कि जो कि आर्मी है वो है ना वो कभी भी मरने वाली नहीं है, अगर वो मर भी जाते
जाती है ना तो दोबारा से जिंदा हो जाती है। और इसके बाद अगेन वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाता है, बट सिल्वर सोल्जर्स का इस बार बीस्ट के साथ नहीं बल्कि एसबॉर्न के शैडो आर्मी के साथ बैटल होता है। बट इस बार रिजल्ट थोड़ा अलग सा होता है, क्योंकि एसबॉर्न की जो आर्मी थी ना वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी सिल्वर सोल्जर के ऊपर, और हमें ना एसबॉर्न भी वहाँ पे काफी एक्शन में दिखाया जाता है। वो तो भाई काफी ज्यादा कमाल का था। इसके बाद वहाँ पे सभी शैडो सोल्जर्स की आर्मी ना काफी आसानी से उन सिल्वर सोल्जर्स को हरा देते हैं, और उन सभी सिल्वर सोल्जर्स को हराने के बाद एसबॉर्न वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद अगेन हमें डबल डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ए रैंक हंटर और बाकी एस रैंक हंटर ना डंजन के अंदर एंटर कर चुके थे। और इसके बाद फाइनली वो लोग गेट को खोल देते हैं और अंदर जाते हैं, और अंदर का नजारा वो लोग देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो काफी सारे स्टैचू थे ना वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तभी उनके पास एक आवाज आती है कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें इंसानों को यहाँ पे बुलाया था। और यह ना आर्किटेक्ट बोल रहा होता है, और उसका ना हमें एक लुक भी दिखाया जाता है, और सच में उस टाइम पे वो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और वहाँ पे एक बोलने वाला पत्थर स्टैचू को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद आर्किटेक्ट वहाँ पे सभी लोगों को चुप रहने के लिए बोलता है, और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे किंग को जगाने की, वह अभी कुछ कर रहे हैं और तुम लोग उन्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसके बाद वहाँ पे जितने भी हंटर्स थे ना वो सभी लड़ाई करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे, बट उनका तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता रेडी होने का। उससे पहले आर्किटेक्ट ना अपने स्पीड की मदद से काफी सारे हंटर्स को वहाँ पे घायल कर देता है, और उसकी स्पीड को देखने के बाद ना चा भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि भाई सच में यहाँ पे लड़ना अभी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और आर्किटेक्ट वहाँ पे डिसाइड करता है कि अभी वो ना सेक्रीफाइस करने वाला है, मतलब कि इन सभी हंटर्स को अपने किंग के लिए सेक्रीफाइस करेगा। और वो इसके बाद हमें अगेन जिनू का सीन दिखाया जाता है, और इसके बाद वह देखता है कि दो गेट ना वहाँ पे अपीयर होते हैं, और एक गेट के अंदर तो वही डीमन की आर्मी निकलती है, मतलब कि काफी ज्यादा बीस्ट, और एक गेट से ना वही शैडो आर्मी निकलती है, मतलब कि एसबॉर्न की आर्मी निकलती है, और दोनों ना एक दूसरे के सामने खड़े थे। और इसके बाद अगेन हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हीलर्स ना अपने घायल साथियों को हिट करने में लगे हुए थे, और जो चाय और बाकी लोगों के सामने की सिचुएशन थी ना भाई वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अभी स्टैचू जितने भी थे ना वो सभी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और घुमा फिरा के सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गार्ड स्टैचू ही बन जाती है, क्योंकि भाई उसका लेजर अटैक जो था ना वो काफी ज्यादा खतरनाक था एक तरह से। और इसके बाद आर्किटेक्ट वहाँ पे बोलने लगता है कि जो कोई भी आखिरी तक जिंदा रहेगा मैं उसको एक प्राइज देने वाला हूँ, एक इनाम देने वाला हूँ, और उसको मौका मिलेगा कि किंग को जिंदा हुए देखने का। और सबसे फनी बात तो यह है कि क्या तुम में से कोई आखिरी तक जिंदा रहेगा या फिर नहीं, मुझे यही चेक करना है। और गार्ड स्टैचू वहाँ पे अपने लेजर की मदद से सभी के ऊपर अटैक करता है, और यह चीजें देखकर चाय नोटिस कर लेती है, और इसके बाद वो अपने साथियों को सावधान रहने के लिए बोलती है, मतलब कि बचने के लिए बोलती है। और भाई जैसे तैसे करके वहाँ पे सभी बाकी हंटर्स ना अटैक को डॉज करते हैं, और इसके बाद चाय भी अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करती है, और वो फायर अटैक ना सीधा स्टैचू मॉन्स्टर की तरफ करती है, और इसी का फायदा ना बाकी के हंटर्स भी उठाने लगते हैं। जिनचुल जो था वो सीधा एक स्टैचू को अपने पंच से मारने के लिए तैयार था, काफी पावरफुल पंच बना के जाता है, और वो पंच तो उसने काफी जबरदस्त मारा था, बट फनी बात तो यही थी उस स्टैचू मॉन्स्टर को उस पंच का कोई भी असर नहीं होता, कुछ भी नहीं, लिटरली खरोच तक भी नहीं आई थी। और इसके बाद तभी उस स्टैचू के ऊपर फायर अटैक होता है, और यह अटैक करने वाला कोई और नहीं, आपको तो पता ही है कौन था, वो चाह होती है, और वो बताने लगती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में स्टैचू काफी ज्यादा खतरनाक है, और हम इसके इस तरीके से हरा नहीं पाएंगे। और इसके बाद अगेन हमें वही स्टैचू दिखाया जाता है जिस पर फायर हुआ था, और वो फिजिकली तो क्या भाई लिटरली उस पर मैजिकल पावर या फिर भी फायर अटैक का कोई भी असर नहीं होता। और इसके बाद हमें बाकी के हंटर्स भी दिखाए जाते हैं, और वो लोग ना काफी ज्यादा गंदा स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, उनका अटैक किसी काम का नहीं था, मतलब कि किसी भी मॉन्स्टर पर उनके अटैक का कोई काम ही नहीं हो रहा था, किसी भी स्टैचू के ऊपर डैमेज नहीं दे पा रहे थे। और यह सब चीजें चाह समझ जाती है कि उनके बचने का काफी कम चांस है, और उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, और केवल एक ही इंसान है जो उनको अभी बचा सकता है। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिरकार वो किस इंसान की बात कर रही है जो कि अभी उन लोगों को बचा सकता है। और इसके बाद चाह बिना अपने फायर अटैक जिनू की तरफ करती है, इसके बाद चाह भी अपने फायर अटैक को जिनू की तरफ मारती है ताकि जिनू अपने होश में आ जाए। और वो अटैक ना जिनू को लगने वाला था, लेकिन जिनू के बीच में आर्किटेक्ट आ जाता है, और वो ना जिनू को वहाँ पे बचा लेता है। इसके बाद वहाँ पे आर्किटेक्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो सीधे चाह की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को परेशान करने की या फिर उन्हें जगाने की। इसके बाद चाय के काफी सारे साथी वहाँ पे आर्किटेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं, मतलब कि एक तरह से चाय को बता लेते हैं वो सभी लोग मिलके। और इसके बाद तभी जिनचुल्ला काफी ज्यादा चिल्लाते हुए चाय
चाको बोलता है कि हम इन सभी को संभाल लेंगे, आप जाके जिनू को उठाइए सबसे पहले। और इसके बाद चाविना काफी स्पीड में जिनू की तरफ जाने लगती है और वो ना जिनू की तरफ पहुंचने ही वाली थी, बट अगेन हमें जिनू के पास्ट सीन दिखाया जाता है, मतलब कि पास्ट निमो जहाँ पे वो अभी था, अभी वो वाला सीन दिखाने लगता है। मतलब ना वहाँ पे बीस्ट और शैडो सोल्जर्स के बीच ना काफी बड़ा युद्ध देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट की बात तो यह है कि जिनू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि शैडो सोल्जर्स भी एक तरह से बीस्ट ही थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले सिल्वर सोल्जर्स से लड़ रहे थे और सिल्वर सोल्जर्स ने ही उन बीस्ट को हराया था। तो यहाँ पे तो दोस्त होने चाहिए थे ना एक दोनों के, बट वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात वह यह भी बताता है कि चाहे अब बीस्ट कितनी भी बार शैडो सोल्जर्स को हरा दे, बट उन सभी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर बार जिंदा हो जा रहे थे। जिनू बताता है कि अगर यह सभी सोल्जर्स मरे होते ना तो अब तक मेरा शायद माना खत्म हो चुका होता, मतलब कि वो कब की हार चुके होते। और जिनू अगेन वही सब सारी चीजें सोचने लगता है कि मैजिकल बीस्ट और साथ ही शैडो सोल्जर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और जिनू के पास कुछ खास अंतर तो नहीं मिलता। वह सोचता है कि शायद आपस में कुछ कन्वर्सेशन हुई होगी, मतलब कि तू मैं हुआ होगा, जिस कारण इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। और इसके बाद तभी हमें डंजन किंग बैरन को देखने को मिलता है, जो कि ना काफी गंदी हालत में पड़ा होता है। और एसबेन भी ना उसके पास जाता है और बोलता है कि आज हमारे पास काफी बढ़िया मौका था इस वार को खत्म करने का। वहाँ पे बैरन कुछ भी बोल नहीं रहा था, बल्कि वो ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि मैं चाहूँ तो यह वार अभी भी खत्म कर सकता हूँ। और शैडो मोनार्च अगेन बोलता है कि भाई आखिरकार तूने मुझे धोखा क्यों दिया, तू उसके बारे में मुझे बताएगा या फिर नहीं। और वहाँ पे बैरन फिर से कुछ भी बोल नहीं रहा होता है, वही हंस रहा था नॉर्मली सा। और यह देखना भाई शैडो मोनार्च को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब की एसबॉर्न को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गर्दन पकड़ के सीधा उसको उठा देता है। और अभी ना वो काफी ज्यादा बकवास कर रहा था, मतलब कि डेमन किंग बेरॉन काफी ज्यादा बकवास कर रहा होता है। और अभी एसबर्न को आ जाता है गुस्सा और वो ना उसका पत्ता कट कर देता है वहाँ पे बेरॉन का। और इसके बाद यह सभी चीजें देखना जिनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनू ना बेरॉन को भी देखता है काफी क्लोज से। इसके बाद वह सोचने लगता है कि मैंने इसको कहीं तो कहीं देखा है। इसके बाद एसबॉर्न ना डेमन किंग बेरॉन को नीचे गिरा देता है। तभी जिनू को यह रियलाइज होता है तो डेमन किंग बेरॉन है जिसको मैंने डेमन कासल में हराया था, और आखिरकार यह यहाँ पे करके आ रहा है। इसके बाद ना वो अपने हाथों को भी चेक करता है और उसके हाथ ना अजीब से हो गए थे, मतलब कि चेंज हो गए थे, एक तरह थे इंसानों वाले हाथ तो नहीं लग रहे थे। और अभी ना जिनू एकदम शैडो मोनार्च एसबॉर्न बन चुका था, ऐसा फील हो रहा था। मतलब कि देखने में एसबॉर्न की सर के जगह ना अभी जिनू का सर था वहाँ पे ऐड हो चुका था। और इसके बाद जिनू अपने हर्ट को टच करके देखता है और लिटरली हमें पता चलता है कि अभी जिनू के शरीर में ना दो हर्ट है। और इसके बाद तभी जिनू पीछे मुड़ के देखता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अगेन वहाँ पे काफी सारे सिल्वर सोल्जर्स आ गए थे। और अभी जितना भी डाटा ना जिनू के दिमाग में था ना वो अभी देख रहा था एक मूवी की तरह, वो सभी खत्म हो जाता। और फिर सीन शिफ्ट होता है डबल डंजन में, जहाँ पे आर्किटेक्ट ना चा की तरफ काफी क्रीपी तरीके से देखने लगता है और बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा ट्राई करना चाहिए, तुम चाहो तो मुझे डिफीट कर सकती हो। इसके बाद चा भी ना अपने शॉर्ट डांस टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो ना आर्किटेक्ट के ऊपर अटैक करती है, बट आर्किटेक्ट ने काफी आसानी से ना उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, या फिर बोल सकते हो डॉज कर देता है। और आर्किटेक्ट कब उसके ऊपर अटैक कर देता है चा को पता भी नहीं चलता, और चा का जो है एक हाथ था वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। इसके बाद आर्किटेक्ट वहाँ पे बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ह्यूमंस को बस इतना ही कुछ क्यों पता है, तुम लोग हमेशा केवल डिसअपॉइंट हो। और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, और जो सिस्टम मैंने बिल्ड किया है ना वो हमेशा से काफी अच्छा वाला रिस्पॉन्स करता है। और सच बताऊं तो तुम्हारे अटैक्स ना मेरे क्रिएशन का कुछ भी कर नहीं सकते, मतलब कि कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और मुझे लगता है कि अब तुम लोग कुछ भी अब नहीं कर सकते और तुम लोग यहाँ पे मरने वाले हो। और तभी अचानक से ना आर्किटेक्ट के ऊपर कोई फायर अटैक करता है। आपको तो पता था कि फायर अटैक करने वाला कोई और ही नहीं एक ही बंदा है। और इसके बाद चा वहाँ पे बोलने लगती है कि हमारे पास ना केवल एक ही रास्ता है, जो कि हमें होगा जिनू को उठाना। और इसके बाद चा अगेन जिनू को उठाने के लिए काफी स्पीड में उसकी तरफ जाती है और आर्किटेक्ट अगेन चा
के ऊपर एक काफी खतरनाक सा अटैक कर देता है, बट चा जैसे तैसे उस अटैक को डॉज कर देती है। और इसके बाद आर्किटेक्ट ना चा के पास कुछ चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि चा की बॉडी में जिनू का एक शैडो सोल्जर्स देखता है, जहाँ पे जिनू ने ना सेफ्टी के तौर पे चा के पास एक शैडो सोल्जर्स को छोड़ दिया था। और इसके बाद आर्किटेक्ट बताने लगता है कि इस रूम में जो नियम है ना वो इन चीजों को अलाउड नहीं करती इसके अंदर, और तुमने भी काफी बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे। और यह बात मुझे अवश्य पता है कि इस शैडो को किंग ने तुम्हारे अंदर इम्प्लांट किया है। और सबसे पहले तुम लोग मुझे यह बताओ कि आखिरकार तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे, और आखिरकार तुम्हारे किंग के साथ क्या रिश्ता है। और चाय इसके बाद काफी बड़े तरीके से बताने लगती है कि जिनू हमारा दोस्त है और हम उसको यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं, और जब तक हम उसको बचा नहीं लेते हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। यह सुनने के बाद आर्किटेक्ट वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। वो बोलता है कि लड़की तूने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है, मैं तुमको एक मौका देने वाला हूँ क्योंकि आज हमारे ग्रेट मोनार्क यहाँ पे वापस आने वाले हैं, और ये मैं मौका तुमको यह देता हूँ कि तू भी इस इवेंट का ना विटनेस कर सकती हो, देख सकती हो हमारे किंग को इस रियल वर्ल्ड में आते हुए। बट इसके बाद तुझे एक छोटा सा सेक्रीफाइस करना होगा, मतलब कि तेरे सभी दोस्तों को मेरे हाथों मरना होगा। और तभी एक पीछे से आवाज आती है और वो बोलता है कि बट मैं भी यहाँ पे हूँ और मेरे होते हुए यह सब चीजें नहीं होने वाला। और इसके बाद तभी आर्किटेक्ट ना पीछे मुड़ के देखता है, उसके फेस पे ना एक काफी जोरदार पंच लग, क्योंकि अब तो भाई उन सभी को बचा लेगा। और लिटरली भाई आप तो मानोगे नहीं, इस टाइम पे जिनू ना आर्किटेक्ट के फेस पे एक लात रखकर बात कर रहा होता है और आर्किटेक्ट का काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहा था। आर्किटेक्ट भी वहाँ पे बोलने लगता है कि तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम किंग हो, तुम किंग बिल्कुल भी नहीं हो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब कि किंग को आना चाहिए था। और ब्लैक हट के होते हुए तुम अपने एहसासों को कैसे जिंदा रख पा रहे हो। और जिनू को अभी समझ में आ गया था कि अभी उसके शरीर में ना अचानक से काफी ज्यादा माना फ्लो हो रहा है, और यह सब कुछ ना ब्लैक हट के कारण हो रहा था। लगभग 1 लाख के माना प्लस में मिल जाता है जिनू को उस ब्लैक हट के कारण। जिनू को उस ब्लैक हट के कारण काफी ज्यादा माना मिल जाता है देखा जाए तो। और आर्किटेक्ट को फेस को देखने के बाद ना जिनू को तो इतना तो समझ में आ गया था कि जो ब्लैक हट है ना जिनू के अंदर, यह आर्किटेक्ट के प्लान का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। और यह भी जिनू को समझ में आ जाता है कि आर्किटेक्ट का मकसद ना जिनू को और भी ज्यादा ताकतवर करना भी नहीं था। इसके बाद तभी जिनू बोलने लगता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने मुझे एज अ प्लेयर नहीं चूज करना चाहते थे, और आखिरकार एज अ प्लेयर होता क्या है, और आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे। और आर्किटेक्ट भी यहाँ पे काफी तेज चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि शैडो मोनार्क तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे मोनार्क तुम्हें छोड़ देंगे, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। बट तभी जिनू ना अपने वेपन को आर्किटेक्ट की तरफ पॉइंट करता है और जिनू बोलने लगता है कि भाई तू चुपचाप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे, नहीं तो अभी तुझे मरना होगा। और आर्किटेक्ट भी बोलने लगता है कि मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार शैडो मोनार्क ने तुम्हें चूज क्यों किया। और इसके बाद ना उसके आसपास के जितने भी स्टेचू थे ना वो सभी अगेन जिंदा हो जाते हैं, और वो सभी ना बाकी हंटर्स की तरफ बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। इसके बाद आर्किटेक्ट भी बोलने लगता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसके बाद भी मेरे पपेट्स ना यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जिनू वहाँ पे काफी बैडिश तरीके से बोलता है कि क्या हुआ अगर मैंने तेरे पपेट्स को भी मार दिया और साथ में तुझे ही। आर्किटेक्ट वहाँ पे बताने लगता है कि तुझे पता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, और अगर तूने मुझे मार दिया, और इसके बाद वहाँ कुछ बोलने वाला होता है। तभी जिनू बोलता है हाँ मुझे पता है, इसके बाद मैं दोबारा से E रैंक का हंटर बन जाऊंगा। जिनू बोलता है और यह बात मुझे भी लग रहा है, बट मुझे अभी इतना पता है अभी जो सिस्टम ना वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाला। और इसके बाद हमें जिनू दिखाया जाता है जो ना आर्किटेक्ट को सिस्टम को हैंग कर चुका था, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो हैक कर चुका था, आप मान सकते हो। और इसके बाद ना फाइनली जिनू अपना फाइनल अटैक करता है, और फाइनल अटैक से ना आर्किटेक्ट वहाँ पे मर जाता है। लिटरली भाई उसने अपने पहले एपिसोड का बदला अब जाके ले ही लिया आर्किटेक्ट से उसको मारने के बाद। अभी जिनू का ना यह लुक काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था डैगर के साथ। और फाइनली यहाँ पे डबल डंजन का गेम ओवर हो चुका था, मतलब कि खत्म हो चुका, और हमारा एपिसोड जो था यहीं पर खत्म हो चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।